मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं। देखिए, जो मैमल्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमेट्स और दूसरे नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में जो आते हैं वो मेनली एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजीज और ह्यूमंस, मंकीज, ये सब आते हैं। इन प्राइमेट्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम ह्यूमन फीमेल के अंदर बात करेंगे। देखिए, जो ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक फीमेल, एक लड़की जब प्यूबर्टी वाली एज में अपनी आती है तब जाके उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। यानी कि ये इस बात का इंडिकेशन होती है कि फीमेल बॉडी जो है अब ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि वो नई जनरेशन ला सकती है और कहे तो रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक। अब अलग अलग लेडीज के अंदर ये जो साइकिल है वो अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती है। किसी में 26 डेज की, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 32। यहाँ पर हमने आइडियली एक एवरेज वैल्यू ली है 28 डेज की, एक आइडियल है, एक एवरेज। तो 28 डेज के अकॉर्डिंग हम जो है इस साइकिल को समझेंगे। अब यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव cycle which starts from one menstruation to the next menstruation। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है menstruation। अब बच्चे सोचेंगे कि menstruation और menstrual cycle सेम बात है, जबकि ये अलग अलग है। बात क्या है यहाँ से, मतलब है menstruation का मतलब होता है ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड वेजाइना के रास्ते बाहर आता है, और जो कि ये 3 से 5 दिनों का फेस होता है। किसी में 3 दिन का, किसी लेडी में, किसी में 4 का, किसी में 5 दिन का तक का ये चलता है, एक एवरेज। तो इसको ब्लीडिंग फेस बोल देते हैं, या फिर आम भाषा में इसको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम बात है, जबकि ये बातें, ये जो टर्म्स हैं बिल्कुल अलग है। देखिए, जो पीरियड्स है या कहीं मेंस्ट्रुएशन है या ब्लीडिंग है, वो एक्चुअल में एक फेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि 3 से 5 दिनों तक एग्जिस्ट करता है। 3 से 5 दिनों तक ये एवरेज चलता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की एक एवरेज है। तो 28 डेज की एवरेज साइकिल में हम 3 से 5 दिनों का एक फेस, जो कि है पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक फेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो है वजाइना के रास्ते बाहर आता है, यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है, तब ये ब्लड बाहर आता है। तो क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात ये आती है कि ये होती क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो इसका इंपॉर्टेंस है, एक तो इसका oocytes जो होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ oocytes, जो oocytes है उनका प्रोडक्शन करना। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है, रप्चर होता है, तो वहां से सेकेंडरी oocyte निकलता है और ओवुलेशन के बाद वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। ठीक है। तो एक तो हुआ प्रोडक्शन ऑफ oocyte, जो कि आगे चल के फर्टिलाइज होने के बाद में जो है जाइगोट बन के एक बच्चे के रूप में डेवलप होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए हर मंथ यूट्रस को तैयार करना, ये इसका ये दो जो है मेन, इसके दो एम, दो इंपॉर्टेंस होते हैं। तो देखिए, जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हर 28 डेज के बाद में ये बार बार रिपीट करती है। ठीक है। और हर एक साइकिल में सिर्फ एक एग या कहें कि एक ओवम ही प्रोड्यूस होता है हर एक साइकिल में। ठीक है। और ये साइकिल तभी होती है, ठीक है, ये ब्लीडिंग फेस बार बार ये आएगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। ब्लीडिंग फेस आ रहा तो मतलब अगली साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। और ये साइकिल तभी स्टार्ट होती है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है। जब फर्टिलाइज नहीं होता या कहेंगे प्रेगनेंसी नहीं होती, तब ही ये साइकिल बार बार हर महीने स्टार्ट होती है। अब इस साइकिल को बहुत आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं।
तो इसके जो फेजेस हैं, हम 3 फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में। पहला आ जाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो कि अभी बताया ब्लीडिंग, या बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लड आएगा, ये चलेगा लगभग आपका 3 to 5 डेज। ठीक। दूसरा हमारा आता है प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी फेज, या फिर बोल सकते हैं इसको फॉलिकुलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज जो कि चलता है, अगर 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज हुआ है तो ये चलेगा 6 से लेके 13वें दिन तक। 14th डे पर क्या होगा, 14th डे जो है ओवुलेशन होगा। 14th डे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन होगा, एग बाहर आ जाएगा। अब ओवुलेशन को अगर आप एक फेस के तौर पे लेते हैं तो 4 फेस हो जाएंगे, और अगर आप इसी के अंदर इसको ऐड करते हैं तो 3 फेस में काम चल जाएगा। तो ओवुलेशन के बाद अगर इसको ओवुलेशन भी इसमें ऐड करते हैं तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, 6 to 14th डेज, ठीक है, वरना 13 दिन तक। तीसरा आ जाएगा हमारा ओवुलेशन के बाद, तो हम बोलेंगे इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या ल्यूटियल फेज, या फिर सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज ये फिक्स होता है, ये फिक्स 14 डेज का ये होता है, ठीक है। यानी कि एक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 28 दिन की लेके चले तो उसमें जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है वो 14th डे का, 14 दिन का फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसका मतलब अगर किसी की साइकिल 29 डेज की जाती है या 30 डेज की जाती है तो उसमें जो ये 2 फेस ये इससे पहले वाले हैं, ओवुलेशन से पहले वाले, उसमें डिफरेंस आएगा। यानी कि ये 16 दिन के हो जाएंगे और ये हमेशा फिक्स रहता है पोस्ट ओवुलेटरी जो कि 14 डेज का होता है। किसी की अगर 29 डेज की साइकिल चल रही है तो उसमें 15 दिन के ये स्टार्टिंग के हो जाएंगे और 14 के ये लास्ट का होगा। यानी कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज फिक्स होता है, 14 डेज का ये माना जाता है, फिक्स है। अब यहाँ पर हम इसकी एक एक तरह से बात करेंगे। यहाँ पर आप पोस्ट ओवुलेटरी की बात करेंगे, ल्यूटियल की बात करेंगे, सिक्रेटरी फेस का समझ में नहीं आता है कि सिक्रेटरी फेस इसको क्यों बोलते हैं। देखिए, सिक्रेटरी फेस इसको इसलिए बोलेंगे कि जब एक बार अगर ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम, हम पढ़ेंगे अभी, कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा जिससे कि यूट्रस का जो सबसे इनर वाली लेयर है, एंडोमेट्रियम, वो अच्छे से तैयार होती है, और जो फर्टिलाइज्ड ओवा उसकी तरफ आ रहा है इम्प्लांट होने के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए ये लेयर अब सीक्रेशन करती है न्यूट्रिशियस फ्लूइड का, न्यूट्रिशन से भरे हुए फ्लूइड का ये सीक्रेशन करती है, इसलिए इसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। हालांकि इनको हम पूरा डिटेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लीडिंग फेज को। तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। देखिए, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है वो स्टार्ट होती है ब्लीडिंग फेज से, यानी कि 3 से 5 दिनों तक का, किसी लेडी में 3 दिन, किसी में 4, किसी में 5, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो इन दिनों तक क्या होता है, ब्लड जो है वेजाइना के रास्ते बाहर आता है, और एक एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज देखें तो पर डे 20 ml जो है, 20 ml ब्लड पर डे जो है वेजाइना के रास्ते बाहर आता है। तो अगर पूरी साइकिल अगर 5 दिनों तक चली है तो कितना हो जाएगा, 100 ml का लॉस हो जाएगा ब्लड का। 4 दिनों तक चली है तो 80 ml का लॉस हो जाएगा। और ये जो ब्लड है ये क्लॉट नहीं करता, डू नॉट क्लॉट, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होते। नॉर्मली आप देखते हैं ब्लड अगर कट वट लग जाए कहीं पर तो ब्लड बाहर आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जबकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं। इस दौरान होता क्या है कि जो अपना यूट्रस होता है, देखिए इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्या होता है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये वाली 3 लाइनिंग होती हैं। सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच वाली थी मायोमेट्रियम, और अंदर वाली थी एंडोमेट्रियम। तो यही है मेन ग्लैंडुलर नेचर की जो है, इसी के ऊपर इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का।
तो इस दौरान क्या होती है कि ये जो अभी मैं बताऊंगा, जब वापस घूम के आएंगे ना तीसरे फेज के बाद दोबारा से इस पे साइकिल है, तो तब बताऊंगा कि ये लाइनिंग टूट के क्यों गिरी। तो वीडियो देखते रहिए। तो ये जो लाइनिंग है क्या करती है, टूट के क्या हो जाती है, गिरती है। टूटने से क्या होगा, जो ब्लड वेसल इनको सप्लाई कर रही है ब्लड, वो भी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो वेस्टेज है, जो म्यूकस है, ब्लड है, ये यहाँ से फ्लूइड के फॉर्म में वेजाइना से ड्रॉप ड्रॉप करके बाहर आता रहता है। 3 से 5 दिनों तक ये चलता है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्लड वेसल्स यहाँ से टूट जाती हैं और फ्लूइड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आती है। और इस दौरान जो है ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन की, ये तभी होती है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रेगनेंसी ना हो तब ही ये ब्लीडिंग फेस हमारा आता है। प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी तो ये ब्लीडिंग फेस नहीं होता। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है 9 मंथ्स के लिए, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। उसके भी 1-2 महीने के बाद तक, वो खैर आगे आएगा तब बताएंगे। पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो प्यूबर्टी की एज पर एक लड़की को होता है, उसको हम बोलते हैं मिनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो फ्लो आता है, मेंस्ट्रुएशन आता है, ब्लीडिंग फेस जो आता है, उसको मिनार्क बोलते हैं। जबकि परमानेंट स्टॉपेज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाता है, जो कि 45-50 ईयर्स के अराउंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मीनोपॉज कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला जो फेस है मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेस। दूसरा फेस अपना आता है जो है वो है प्रोलिफरेटिव फेस या फॉलिकुलर फेस। वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सेकंड फेस आता है फॉलिकुलर फेस या कहे प्रोलिफरेटिव फेस या प्री ओवुलेटरी फेस, ओवुलेशन से पहले वाला फेस। तो इस फेस के अंदर होगा क्या, जैसे नाम है फॉलिकुलर फेस, तो फॉलिकुलर फेस में होगा क्या कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका मैच्योरेशन होगा। भाई स्टार्टिंग में क्या रहता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और लास्ट में बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इनका डेवलपमेंट होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में रहता क्या है कि इस जो मेन जो फेस है, यहाँ पर जो मेन हार्मोन है वो है FSH। इसका ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में ये जो फेस शुरू हुआ है ये 5 दिन तक तो चला। जैसे ब्लीडिंग फेस अगर 5 दिन का मानते हैं, 1 से 5, तो ये कब शुरू होगा, छठे 6 डेज से शुरू होगा। 6 से लेके ये अगर ओवुलेशन को भी इसमें जोड़ते हैं तो 14th डे, और अगर नहीं जोड़ते हैं तो 13 डे तक ये क्या है, 6 से लेके अगर 1 तारीख में किसी का ब्लीडिंग फेस शुरू हुआ है और 5 दिन तक चला है, 5 तारीख तक चला है, तो उसके बाद में 6 से लेके हम 13 जो डेट आएगी उसके बीच का जो फेस है वो फॉलिकुलर फेस है। इस फेस के दौरान आपको इनिशियल 6 डेज से जो स्टार्ट किया है फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए, जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जब उसको GnRH यानी हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, तब जाके FSH और LH रिलीज करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि FSH यहाँ पे मेन रोल है इसका। ये क्या करेगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इनकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, उनको प्रोलिफरेशन करेगा, उनके नंबर्स बढ़ाएगा। ग्रेनुलोसा लेयर की जो मोटाई है उसको ये बढ़ाएगा FSH। और आपको पता है ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे इसके ऊपर की जो ये लेयर है बढ़ती जाती है, ये ग्रेनुलोसा लेयर की लेयर बढ़ती चली जाती है, और आपको पता था कि बाद में क्या है, यहाँ पे थीका इंटरनल डेवलप हो जाती है, जो क्या करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करती है। यानी कि जो मेन हार्मोन है FSH है, उसकी वजह से फॉलिकल्स डेवलप होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल ये डेवलप हो जाएंगे, और ये डेवलप करते हुए फॉलिकल्स जो हैं एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की है उसको क्या करेगा, उसकी मोटाई बढ़ाएगा। और ये मोटाई लगभग मैक्सिमम जो हो जाती है 4 से 5 mm तक ये हो जाती है जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ रहा था, वो दोबारा से बनना शुरू होती है। 8 से 9 दिन में वो तैयार हो जाती है वापस, इस FSH हार्मोन की वजह से। और साथ में जो एस्ट्रोजन है, ये मेन यहाँ पर क्या है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी वजह से थिकनिंग जो है, मोटाई जो है उसकी बढ़ती है, बनने लगती है वापस। अब जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, देखो ये जो फेस हमने बताया 6 से लेके 13 ये डे तक जो है मेनली चलता है। इसमें भी क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है FSH के वजह से जो ये हमारे डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, ये भी जो 12 तारीख जो आएगी, 12वीं तारीख तक ये एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन है वो ब्लड के अंदर मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। 12th डे सबसे ज्यादा होगा,
जिसकी वजह से मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में विद इन 12 आवर्स, यानी कि 12वें दिन जब ये मैक्सिमम हो जाता है एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर, तब क्या करता है मैसेज आता है हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी क्या करते हैं विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स यानी कि 13वां जो दिन आएगा उस दिन पे मैक्सिमम क्या करेगी, एलएच हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देगी। यानी कि 13वें दिन इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो मैसेज आता है पिट्यूटरी पे, 13वें दिन क्या होगा, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल पहुंच जाएगा। इसलिए आप एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें 13वें दिन क्या मिलेगा आपको, वहां से स्टार्टिंग मिलेगी आपको कि बहुत ज्यादा सीक्रेशन, बहुत ज्यादा लेवल जो है एलएच का हो चुका है। तो आपको क्या याद रखना है, जब ये फेज स्टार्ट हुआ तो मेन फंक्शन था किसका, एफएसएच का, जबकि ये फेज जब खत्म होगा तो मेन फंक्शन किसका होगा, एलएच का। ये आपको ध्यान रखना है। अब 13th डे के आसपास जब इसकी बहुत ज्यादा हो गई है लेवल, और लिखा हुआ भी है कि धीरे धीरे क्या होता है, एलएच एफएसएच बढ़ते हैं इस प्रोसेस के दौरान। अब होगा क्या कि 14th डे आते आते इस एलएच हार्मोन की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है। इस एलएच लेवल जो ये लगभग 14th डे, 13वें के बाद 14th डे के आसपास क्या है, ये बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है एलएच का हार्मोन का लेवल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन चुका है, एंट्रम वाली जो उसकी कैविटी थी वो जो है वो फट जाता है, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है 14th डे पर, यानी कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये मेनली एलएच हार्मोन की वजह से हुआ है। फॉलिकल का डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है, मेनली एफएसएच हार्मोन की वजह से हुआ है, जबकि ओवुलेशन मेनली किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। अब ये जो ओवुलेशन हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है, देखिए मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है और ओवा जो है बाहर आ चुका है, फैलोपियन ट्यूब में ये चला जाएगा। ये खाली जो बचा हुआ है हमारा ये वाला, ये स्ट्रक्चर बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा येलो गोल्डन कलर के कलर वाले एक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलें कॉर्पस ल्यूटियम, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारे थर्ड फेज की, लास्ट फेज की, जो होगा परमानेंट 14 दिन का फिक्स होगा, वो होगा हमारा ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज। तो उसको देखते हैं अभी। थर्ड और लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज, जिसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी, यानी कि ओवुलेशन के बाद का फेज। तो उसमें ओवुलेशन में क्या हुआ था कि जो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल था वो क्या हो गया था, वो रप्चर होके ओवा बाहर आ गया था। ठीक है, ये तो हो गया फैलोपियन ट्यूब में। ये बचा हुआ जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये बदल जाता है एक गोल्डन ब्राउन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम इसको कहते हैं। इसकी जो सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक येलो गोल्डन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूटीन। ठीक है, इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, एक्चुअली में है क्या भाई, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स थी, और बाहर की तरफ क्या थी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो हम बोल सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या है एक्चुअल में, ग्रेनुलोसा सेल्स प्लस थीका सेल्स, अगर टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो। मेनली जो कॉर्पस ल्यूटियम का काम है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम है एंडोमेट्रियम को, क्या है, एंडोमेट्रियम का जो ग्लैंडुलर नेचर है उसको बनाए रखना। ग्लैंडुलर नेचर मतलब जिसपे के आराम से फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाए, चिपक जाए। तो क्या मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसका ग्लैंडुलर नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लैंडुलर नेचर जो है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया था कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ब्लीडिंग वगैरह नहीं आती। 9 मंथ्स के लिए क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और परमानेंट स्टॉपेज जो होता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 से 50 साल के बीच में होता है जाके। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और एक व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिगेंस बनाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज होना बंद हो जाता है। इसको देखिए आराम समझते हैं हम इसको, अब आराम से देखना है इसको। जैसे हमने क्या कहा कि एक साइकिल है हमारी, ठीक है, इसको देखते हैं हम। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है,
यहाँ पे लिखता हूँ 1, 7, 14, 21 और 28 के बाद में ये पहली दोबारा शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा कि 5 दिन तक हमारा क्या चला, ब्लीडिंग फेज चला। उसके बाद 5 से लेके लगभग 13वें दिन तक हमारा क्या चला, ये फॉलिकुलर फेज चला। ठीक है, 14th डे पर आने के बाद में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस फेज के बारे में बात करेंगे अभी। ओवुलेशन के बाद में क्या हुआ कि हमारा ओवरी के अंदर क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, जो क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर है, ये ओवरी के अंदर है। ठीक, इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखिए, प्रोजेस्टेरोन कहाँ पर लेवल ज्यादा हो गया, ब्लड के अंदर। तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, साथ में एस्ट्रोजन भी है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई बढ़ रही है, साथ में ग्लैंडुलर नेचर बढ़ रहा है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये लंबे समय तक बना रहेगा, लगभग 4 महीने तक। ये जो है 3 से 4 महीने तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 4 महीने तक के आसपास जाके जो प्लेसेंटा होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो ये लगभग 3 से 4 महीने तक तो रहेगा, वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। उसके बाद भी रहेगा, लेकिन मेनली जो फंक्शन है उसके बाद में जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है 3 से 4 महीने के आसपास। और उसके बाद में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने का जो फंक्शन है वो कौन ले लेता है, प्लेसेंटा ले लेता है। ठीक है, तो मेनली अब आपके दिमाग में, या चलो पहले यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अब ये तो हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी होगी तब। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है ये लगभग 9 दिनों तक बना रहता है, 9 दिनों तक। यानी कि 14 के अंदर 14 में आप 9 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 23। तो 23 दिन तक तो क्या होगा, ये पूरा पूरा ब्लड के अंदर, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का एक काम क्या होता है, ये यूट्रिन जो कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है, प्रिवेंट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। इसी की वजह से अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के अंदर जो, भाई यूट्रस हम बनाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है प्रोजेस्टेरोन। इसी वजह से क्या होता है कि जब इनिशियल प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव टेस्ट आया है, तो स्टार्टिंग में जो डॉक्टर है, गायनो है, वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स या प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन उस लेडी को देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ना हो और इस पे इम्प्लांट हुआ जो एग है वो साथ में ना आए, यानी कि ब्लीडिंग ना हो, मेंस्ट्रुएशन ना हो। तो इनिशियली 3 महीने तक क्या करते हैं, इसको दिया जाता है कि जो है प्रेगनेंसी बनी रहे। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो मेनली क्या करता है, ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखता है, इससे कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो टूट के बाहर ना आए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे 23 डेज तक बना रहा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ, उसके बाद में क्या होता है कि जब पता लगा कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि फिर उसके बाद में जो है इस येलो बॉडी जो कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, और डीजनरेट होकर क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकेन, जिसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी। यानी कि सूखने लगता है, जैसे ये साइज है ऐसे धीरे धीरे क्या होने, सूखने लगेगा ये। और इसको पूरा सूखने में, पूरा डीजनरेट होने में लगते हैं 5 दिन। तो 23 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बैठेगा, 28। तो 28 तक आते आते क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो गया, कॉर्पस एल्बिकेन से बदल चुका है। यानी कि ब्लड के अंदर अब धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन की जो लेवल है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। जब बिल्कुल कम होगी और 28वें दिन जाके बिल्कुल ही निल हो गया मामला, तो उसके बाद में 28वें दिन के बाद में जब 1 तारीख आई, वापस अगर 1 को हम काउंट करते हैं तो देखिए, जब 28वें दिन जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या रोक रखा था, जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, उसको रोके रखा था उसने। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही नहीं रहा 28 डेज पे, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये
जो एंडोमेट्रियम है ये दोबारा से टूट के जो है एक फ्लूइड के नेचर में ड्रॉप करके दोबारा से बाहर आ जाएगी और दोबारा से ये दोबारा साइकिल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ल्यूटियल फेज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जो कि फिक्स होता है 14 डेज का। ठीक है जी, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या पड़ा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लगभग जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन के अंदर, उन 9 मंथ्स तक जो है ये परमानेंटली ये बंद हो जाती है। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बंद हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है ब्लड के अंदर, कंसंट्रेशन बना रहता है उसका, एस्ट्रोजन भी बना रहेगा ठीक ठाक अमाउंट में। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखे हैं दोनों हार्मोन्स, प्लस साथ में प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो है वहाँ पर यूट्रस में जो उनकी 3 वॉल्स होती है, एक जो स्मूथ मसल वाली मायोमेट्रियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग जो है नहीं आएगी, जो ये जो वॉल एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी की वजह से, तो जब ब्लीडिंग होती है, जब ये फेस चल रहा होता है, इसी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो लेडी होती है उसको इस ब्लीडिंग फेस में जो है लोअर एब्डोमेन में खिंचावट सी महसूस देती है। ये खिंचावट सी महसूस, जो कॉन्ट्रैक्शन, जो पेन महसूस देता है, वो ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही देता है, क्योंकि उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड के अंदर ना के बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब अगर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखता है, इसलिए प्रेगनेंसी रहती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं और दोबारा से ये वॉल जो है गिर जाती है। तो ये था हमारा पूरी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें आपको और चीज़ें अगर देखी जाए तो और आपको याद रखनी है कि जो परमानेंट स्टॉपेज है 45 से 50 के आसपास जो है वो पूरी तरह से रुक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एग ही खत्म हो जाएंगे, फीमेल के ओवम ही खत्म हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम मीनोपॉज, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। बाकी अगर इसमें देखें कि जैसे मेटिंग होती है, तो मेटिंग होने के बाद में वेजाइना के अंदर जो एक स्पर्म होता है वो 3 से 4 दिनों तक जिंदा रह सकता है, वाइबल रह सकता है लिविंग स्टेट में। और जो ओवम है वो जो है अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो वो 2 दिनों तक जो है इसमें एबिलिटी रहती है फर्टिलाइजेशन करने की, उसके बाद नहीं रहता। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपके सिलेबस में दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसको आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। कि इसके अलावा जो है आपके एनसीईआरटी में ये वाला एक जो है एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके लेवल्स बताए गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो के दौरान जो एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और साथ में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो कब पतली और कब मोटी हुई, कब इन हार्मोन का लेवल बढ़ा है, कब घटा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था हमारा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।